नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स एंड द मंक चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली किताबों की हिंदी ऑडियो बुक समरी। हर कहानी, हर विचार सीधे आपके दिल और दिमाग को छूता है। हमारा उद्देश्य है आपको उन किताबों से जोड़ना जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। तो चलिए आज की किताब के सफर पर निकलते हैं, एक नई रोशनी की ओर। एकहार्ट टोल एक जर्मन में जन्मे स्पिरिचुअल टीचर हैं, जिनका संदेश दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित कर चुका है। उनका जीवन एक सामान्य इंसान की तकलीफों से शुरू होकर आत्मज्ञान तक पहुंचा, और इसी अनुभव को उन्होंने अपनी किताबों में ढाला है। उनकी रचनाएं लोगों को माइंड और कॉन्शियसनेस की गहराई समझने में मदद करती है। द पावर ऑफ नाउ केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे अभी के पल में जीकर आप दुख, चिंता और तनाव से आजाद हो सकते हैं। ये किताब एक यात्रा है, माइंड से कॉन्शियसनेस तक, विचारों से परे शांति और आनंद की खोज तक। अध्याय 1, यू आर नॉट योर माइंड। आप आपका दिमाग नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है, वो आवाज जो आपके सिर में चलती रहती है, जो बार बार सोचती है, डरती है, दुखी होती है, क्या वो आप है? द पावर ऑफ नाउ की शुरुआत होती है एक भिखारी की कहानी से, जो सालों से एक डिब्बे पर बैठा था और सोचता था कि उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन एक दिन एक अजनबी ने उससे कहा, कभी देखा क्या उस डिब्बे के अंदर? जब उसने खोल कर देखा तो वो डिब्बा सोने से भरा था। इसी तरह हम सभी अपने भीतर एक खजाना लिए बैठे हैं, बीइंग का खजाना। लेकिन हम उसे देखने की बजाय दिमाग की आवाजों के पीछे भागते रहते हैं। दिमाग एक अद्भुत टूल है, लेकिन अगर आप उस टूल के गुलाम बन जाएं, तो यही टूल एक जाल बन जाता है। जैसे ही आप सोचते हैं मैं खुश नहीं हूं, अगली ही सोच आती है मुझे कुछ और चाहिए। यहीं से शुरू होता है दुख और बेचैनी का सफर। एकहार्ट टोल कहते हैं, आई कैनॉट लाइव विद माई सेल्फ एनीमोर, यानी मैं अब अपने साथ नहीं जी सकता। तो सोचिए, क्या आपके अंदर दो आप हैं? एक जो सोचता है और एक जो देखता है कि सोच क्या रही है। और दोस्तों, यही बदलाव का पहला कदम है। जब आप अपने दिमाग को देख पाते हैं, उसे ऑब्जर्व कर पाते हैं, तभी आप उससे आजाद हो सकते हैं। अब यहां एक सवाल, क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए पकड़ा है कि मैं सोच रहा हूं कि मैं अच्छा नहीं हूं? तो सोचिए, वो कौन सोच रहा है और कौन देख रहा है? अध्याय 1 का मनोवैज्ञानिक सार। हम अपने माइंड से पूरी तरह से आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, और यही दुख की जड़ है। जब हम खुद को वो सोचने वाला मानना छोड़ देते हैं, तभी हम असली चेतना से जुड़ पाते हैं। बीइंग प्रेजेंट यानी अभी के पल में होना, यही असली फ्रीडम है। अध्याय 2, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। चेतना, दर्द से बाहर निकलने का रास्ता। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि दुख और दर्द जिंदगी का हिस्सा है ना? लेकिन एकहार्ट टोल कहते हैं, दर्द तब तक रहेगा जब तक हम अभी के पल से भागते रहेंगे। अब सोचिए, जब भी आप दुखी होते हैं, या तो आप भूतकाल की किसी याद में डूबे होते हैं, या फिर किसी भविष्य की चिंता में उलझे होते हैं। लेकिन वर्तमान, वो पल जिसमें आप सांस ले रहे हैं, जिसे आप अभी जी रहे हैं, वो पूरी तरह से आपकी पकड़ से छूट चुका होता है। मानसिक विरोध जो कि दर्द के बराबर है। टोल बताते हैं कि हर मानसिक या भावनात्मक दर्द की जड़ है विरोध। हम उस पल को स्वीकार नहीं करते जो हमारे सामने है। हम उसे जज करते हैं, बदलना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मेरे साथ क्यों हुआ? और इसी सोच से पैदा होता है अंदर का दर्द। और जितना ज्यादा हम अपने मन से जुड़ते हैं, उतना ही हम अब के पल से कटते जाते हैं। चेतना ही रास्ता है। अब सवाल उठता है, तो इससे बाहर कैसे निकले? और यहीं पर आता है समाधान, कॉन्शियसनेस यानी चेतना। आपका मन, आपकी सोच, ये एक टूल है, लेकिन अगर वही टूल आपको कंट्रोल करने लगे, तो आप उसके गुलाम हो जाते हैं। अब इसे ऐसे समझिए,
आप जब दुखी होते हैं तो आप उस इमोशन में खो जाते हैं, लेकिन अगर आप उसे देखना शुरू कर दें, जैसे कोई बाहर बैठा दर्शक देख रहा हो, तो वो भावना अब आपको कंट्रोल नहीं करती। यहां टोल एक गहरी बात कहते हैं, वॉच योर पेन, ऑब्जर्व योर रेजिस्टेंस टू द प्रेजेंट मोमेंट, दैट ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ इज ट्रांसफॉर्मेशन। दर्द को देखना, वही उसे बदलने की शुरुआत है। अगर आपको ये बात अंदर तक छू रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी दुख को खुद से बाहर बैठकर देखा है? दर्द की बॉडी, पेन बॉडी। टोल यहां एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं, पेन बॉडी, यानी हमारी वो अंदरूनी ऊर्जा जो पुराने भावनात्मक दर्द से बनी है। जब भी कोई परिस्थिति, कोई शब्द या कोई इंसान हमारे पुराने घावों को छू देता है, वो पेन बॉडी एक्टिव हो जाती है और तब हम इरैशनल हो जाते हैं। गुस्सा, दुख, अपराध बोध, डर, ये सब वर्तमान में नहीं बल्कि अतीत के जख्मों का दोहराव होता है। समाधान? समाधान है प्रेजेंस। जब आप सिर्फ देखने वाले बन जाते हैं, ना खुद को दोष देते हैं, ना किसी को, और तब आपकी चेतना एक्टिव हो जाती है और पेन बॉडी खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगती है। अध्याय 2 का मनोवैज्ञानिक सार। पेन तब पैदा होता है जब आप अभी के पल को स्वीकार नहीं करते। अपने दर्द को ऑब्जर्व करिए, उससे लड़िए नहीं। जितना आप अपने माइंड से आइडेंटिफाई करना छोड़ेंगे, उतनी जल्दी आप शांति और आजादी की ओर बढ़ेंगे। अध्याय 3, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। अब के पल में और गहराई से उतरना। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? या फिर मैं कहां जा रहा हूं? अब सोचिए, जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम या तो अपने बीते हुए कल की यादों में उलझे होते हैं या फिर भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं, आप जो भी ढूंढ रहे हैं, खुशी, शांति, अस्तित्व की गहराई, वो सब कुछ सिर्फ एक ही जगह है, और वो है अब, यानी नाउ। समय का भ्रम। टोले यहां एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। हमें सिखाया गया है कि समय रेखीय, लिनियर है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लेकिन असल में अब के अलावा कुछ ही नहीं। भूतकाल क्या है? सिर्फ यादें। भविष्य क्या है? सिर्फ कल्पनाएं। लेकिन ये दोनों ही हमारे दिमाग की फिल्म है, वर्तमान से भागने का बहाना। हम कहते हैं, एक दिन मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरी नौकरी लगेगी, जब मेरी शादी होगी, जब सब कुछ ठीक होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वो एक दिन कभी आता ही नहीं। और दोस्तों, अगर ये बातें आपकी जिंदगी की किसी सच्चाई से जुड़ रही है तो अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सफर अब और गहराई में जाएगा। अब में उतरने का तरीका। अब सवाल आता है, हम अब में कैसे उतरें? टोले कुछ आसान और असरदार तरीके बताते हैं। शरीर की हलचल पर ध्यान दें, जैसे चलते हुए अपने कदमों को महसूस करना। सांस को महसूस करें, जैसे वो अंदर बाहर हो रही है, बिना उसे बदले। कोई भी काम करते वक्त उसमें पूरी तरह उपस्थित रहें, जैसे हाथ धोना, चाय बनाना, दरवाजा खोलना। जब हम किसी क्रिया को सिर्फ माध्यम मानते हैं तो हम भविष्य में जीते हैं, लेकिन जब वही क्रिया एक लक्ष्य बन जाती है तो हम अब में उतर जाते हैं। टोले इसे कहते हैं, प्रेजेंस इज नॉट समथिंग यू डू, इट इज हु यू आर। यानी उपस्थित होना कोई क्रिया नहीं, ये आपकी पहचान है। समस्याएं सिर्फ दिमाग की कल्पना। टोले एक और अद्भुत सत्य बताते हैं, ऑल प्रॉब्लम्स आर इल्यूशंस ऑफ द माइंड। असल में कोई समस्या होती ही नहीं, समस्या बनती है तब जब आप अब से बाहर जाते हैं। उदाहरण के लिए, अभी अगर आप यहां बैठे सुन रहे हैं तो कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सिर्फ एक शांत ऊर्जा है जो हमेशा मौजूद है, बस हमें उसकी पहचान नहीं होती। अध्याय 3 का मनोवैज्ञानिक सार। अतीत और भविष्य सिर्फ मानसिक फिल्में हैं, असली जिंदगी सिर्फ अब में है। हर समस्या का हल है उसी पल में पूरी तरह मौजूद रहना।
अब के पल को साधना, अपने अंदर ईश्वर से जुड़ना। अध्याय 4, माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग तनाव। मन की चालें जो हमें वर्तमान से दूर करती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप अकेले होते हैं तो दिमाग शोर मचाने लगता है? बीते कल की गलती, आने वाले कल का डर, या फिर कोई पुराना अफसोस। एक हार्ट टोल कहते हैं, आपका मन नाव से सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से अभी के पल में आ गए तो मन की सत्ता खत्म हो जाएगी। मन की चालबाजियां। चैप्टर 4 में एकहार्ट बताते हैं कि कैसे हमारा दिमाग हमें नाव से बचाने की तरकीबें करता है और हमें भ्रम में रखता है। 1. साधारण अचेतनता, ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस। हम रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार सोचते रहते हैं। खाना खाते वक्त फोन, चलते हुए प्लानिंग और सोते वक्त चिंता। ये अचेतनता इतनी साधारण है कि हम इसे महसूस भी नहीं कर पाते। 2. गहरी अचेतनता, डीप अनकॉन्शियसनेस। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तब गुस्सा, जलन, डर और निराशा मन पर कब्जा कर लेती है। हमारा ईगो पूरी ताकत से सामने आता है और कहता है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मेरे साथ ये क्यों हुआ? अगर आपको ये बातें अपने भीतर की सच्चाई लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप एक गहरे बदलाव की यात्रा पर निकल चुके हैं। अब से बचने के बहाने ईगो को नाव से सबसे ज्यादा डर है, इसलिए वो सोचता है, जब मैं ये पालूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन ये सिर्फ एक फ्यूचर इल्यूजन है। ईगो कभी ये नहीं कहता, मैं अभी खुश हूं, क्योंकि तब वो मिट जाएगा। एकहार्ट कहते हैं, जहां भी आप हैं पूरी तरह वही रहें, फिर चाहे वो ट्रेन का इंतजार हो या किसी लाइन में खड़े होना। उस पल को अस्वीकार न करें। जीवन की असली यात्रा। जब हम हर पल को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो हम किसी और यात्रा पर नहीं होते, बल्कि वही पल हमारी आंतरिक यात्रा बन जाता है। हम तभी बदलते हैं जब हम कहें, यस, मैं इस पल को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। अध्याय 4 का मनोवैज्ञानिक सार। हमारा माइंड लगातार नाव से बचने की तरकीबें बनाता है। ईगो चाहता है कि हम या तो पास्ट में उलझे रहें या फ्यूचर का सपना देखें। शांति, आनंद और मुक्ति केवल तभी मिलती है जब हम हर पल को पूरी तरह से जीते हैं। अध्याय 5, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, उपस्थिति की अवस्था, जब आप बस होते हैं। दोस्तों, अब का अध्याय कुछ अलग है, क्योंकि यहां बात होगी उस खामोशी की जो शब्दों से परे होती है, उस स्थिति की जहां ना कोई सोच होती है, ना कोई चिंता, बस एक एहसास होता है कि आप है। एक हार्ट टोल कहते हैं, प्रेजेंस इज नॉट वॉट यू थिंक इट इज, इन फैक्ट इट्स नॉट वॉट यू थिंक एट ऑल। यानी उपस्थित होना सोचने की चीज नहीं है, ये सोच से परे की बात है। बीइंग प्रेजेंट का असली अर्थ, प्रेजेंट होना यानी सिर्फ किसी जगह होना नहीं, बल्कि उस पल में पूरी तरह से जागृत होना। इमेजिन कीजिए, आप सुबह की चाय पी रहे हैं, लेकिन मन ऑफिस के काम या कल की चिंता में उलझा है। शरीर यहां है, लेकिन मन कहीं और। एकहार्ट बताते हैं, जब मन पूरी तरह शांत होता है और आप केवल देख रहे होते हैं, वही प्रेजेंस है। अगर आपको ये शांति और ये बात अंदर तक महसूस हो रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ किताबों की नहीं, आपकी जिंदगी की भी हो सकती है। वेटिंग का रहस्य। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी का इंतजार कर रहे होते हैं तो आप एकदम सतर्क, शांत और पूरी तरह अभी में होते हैं? एकहार्ट इसे कहते हैं द एसोटेरिक मीनिंग ऑफ वेटिंग, यानी प्रतीक्षा भी एक आध्यात्मिक अभ्यास हो सकती है। अगर आप सच में उस पल में उपस्थित हैं, जब आप पूरी तरह से किसी पल में उतरते हैं, तो आपकी सोच रुक जाती है और वहां एक गहरा सन्नाटा, एक जीवंत शांति भर जाती है। सौंदर्य, प्रेम और ईश्वर सब यही है। एकहार्ट कहते हैं, सौंदर्य केवल उपस्थिति में ही उभरता है। जब आप किसी फूल को
किसी चेहरे को या किसी दृश्य को बिना जजमेंट के बस महसूस करते हैं, तो वही प्रेजेंस आपको जीवन की दिव्यता से जोड़ता है। प्रेजेंस और दिव्यता का संबंध। टोले यहां क्राइस्ट कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। ईसा मसीह को वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि दिव्य चेतना का प्रतीक मानते हैं, जो हर इंसान के भीतर मौजूद है लेकिन जागृत होने की प्रतीक्षा में है। अध्याय 5 का मनोवैज्ञानिक सार। प्रेजेंस कोई विचार नहीं, ये एक भीतर की चेतना की स्थिति है। जब आप सोचते नहीं, बस होते हैं, तभी आप प्रेम, सौंदर्य और शांति से जुड़ते हैं। वेटिंग, साइलेंस और स्टिलनेस, ये सब प्रेजेंस के प्रवेश द्वार है। क्या आपने कभी इस प्रेजेंस को खुद में महसूस किया है? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, मैं इस पल में हूं। अध्याय 6, द इनर बॉडी। आंतरिक शरीर, आत्मा से जुड़ने का रास्ता। दोस्तों, अब की कहानी थोड़ी भीतर जाएगी, हमारी स्किन से नीचे, हड्डियों और मांसपेशियों से परे, वहां जहां एक अदृश्य ऊर्जा बहती है, जिसे एकहार्ट टोले कहते हैं द इनर बॉडी, यानी आंतरिक शरीर। हम अक्सर अपने शरीर को सिर्फ एक शरीर मानते हैं, एक ऑब्जेक्ट जो दिखता है, जिसे सजाया जाता है, एक्सरसाइज करवाई जाती है। लेकिन क्या कभी आपने शरीर के भीतर की लाइफ एनर्जी को महसूस किया है? बीइंग आई इक्वल टू इनर बॉडी अवेयरनेस। एकहार्ट कहते हैं, बीइंग तक पहुंचने का सबसे सरल और सीधा रास्ता है अपने इनर बॉडी से जुड़ना। अब आप सोचेंगे, ये कैसे किया जाए? बहुत आसान है। अपनी अवेयरनेस को भीतर की ओर मोड़े। जैसे ही आप अपने शरीर के अंदर के स्पंदन, वाइब्रेशंस, हल्के कंपन, सांस की लय, धड़कन, इन पर ध्यान देते हैं, आप नाव में आ जाते हैं। अगर आपको ये बात दिल से जुड़ती लग रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी शांति हम सबके भीतर ही है, बस हम भूल गए हैं। शरीर से पहले क्षमा करो। टोले एक बेहद मानवीय सलाह देते हैं। अपने शरीर से जुड़ने से पहले अपने अंदर के दुख, दोष और क्रोध को माफ करना सीखो, क्योंकि जब हम गुस्से, डर या अपराध बोध से भरे होते हैं, तो शरीर से जुड़ना मुश्किल हो जाता है। फॉरगिवनेस यही पहला क्लेंजिंग है। एक शांत मन, एक शांत शरीर का द्वार खोलता है। इम्यून सिस्टम और एजिंग पर असर। एकहार्ट बताते हैं कि जब आप अपने इनर बॉडी के प्रति जागरूक होते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, आपका शरीर धीरे करता है और आपके अंदर प्राकृतिक हीलिंग शुरू होती है। आप में एक नई ऊर्जा, एक अलौकिक शांति आती है। ब्रेथ, इनर बॉडी का दरवाजा। जब आप सिर्फ सांस को महसूस करते हैं, ना उसे तेज करते हैं, ना रोकते हैं, बस ऑब्जर्व करते हैं, तो आप धीरे धीरे इनर बॉडी से जुड़ने लगते हैं। आपका शरीर अब ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा का मंदिर बन जाता है। अध्याय 6 का मनोवैज्ञानिक सार और टेक अवे। इनर बॉडी अवेयरनेस कॉन्शियसनेस। अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करना बीइंग से जुड़ने का सीधा रास्ता है। फॉरगिवनेस और स्टिलनेस के बिना हम भीतर की शांति तक नहीं पहुंच सकते। इनर बॉडी से जुड़कर हम तनाव, बीमारी और बुढ़ापे को धीरे धीरे डिसोल्व कर सकते हैं। क्या आपने कभी अपने शरीर के अंदर कोई शांत स्पंदन महसूस किया है? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने अंदर की ऊर्जा से जुड़ रहा हूं। और बताइए, क्या आप तैयार हैं चैप्टर 7, पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड की रहस्यमय यात्रा के लिए? अध्याय 7, पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त तक पहुंचने के द्वार। दोस्तों, अब तक की हर बात आपको अब में जीना सिखा रही थी, लेकिन अब का अध्याय थोड़ा अलग है। ये आपको उस पार ले जाने की कोशिश करता है, जहां ना कोई नाम है, ना कोई रूप, सिर्फ एक अनुभूति जो महसूस होती है, लेकिन समझाई नहीं जा सकती। एकहार्ट टोले इस अवस्था को कहते हैं दी अनमैनिफेस्टेड, यानी ऐसा अस्तित्व जो दिखता नहीं, लेकिन सबसे सच्चा और शुद्ध है। अनमैनिफेस्टेड क्या है? अनमैनिफेस्टेड का मतलब वो अवस्था है जो हमारी फिजिकल रियलिटी के परे है, जहां समय नहीं,
नाम नहीं, पहचान नहीं, सिर्फ शुद्ध चेतना, प्योर अवेयरनेस। एकहार्ट कहते हैं, When you touch the unmanifested, even for a moment, you experience deep peace, a stillness beyond mind. अगर ये शब्द आपको थोड़ा भी शांति या क्यूरियोसिटी दे रहे हैं, तो चैनल रीडर्स एंड दी मंक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस सफर में हर अध्याय आपको अपने असली स्वरूप से मिला रहा है। पोर्टल्स यानी द्वार, कैसे पहुंचे उस पार? अब सवाल उठता है, हम इस अव्यक्त स्थिति तक कैसे पहुंचे? एकहार्ट इसके 3 आसान और सटीक रास्ते बताते हैं। 1. इनर बॉडी के जरिए। जब आप अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे नाव से भी गहरे उतरते हैं और वहां से एक द्वार खुलता है अनमैनिफेस्टेड की ओर। 2. सपाट नींद, ड्रीमलेस स्लीप। जब हम गहरी नींद में होते हैं, बिना सपने के, तो हम उस अवस्था में होते हैं जहां मन भी रुक जाता है। एकहार्ट इसे भी अनमैनिफेस्टेड का अनुभव मानते हैं। 3. साइलेंस और स्पेस। जब आप एकदम चुप होते हैं, बिना किसी विचार के, और उस चुप्पी को सुन पाते हैं, तो वही मौन, वही रिक्तता, एम्प्टीनेस, आपको उस पार ले जाती है। डेथ एज अ पोर्टल। टोले एक गहरी बात कहते हैं, मृत्यु भी एक पोर्टल है, लेकिन डर से नहीं, प्रेजेंस से देखने पर। जो मृत्यु को अंत मानते हैं, वो डरते हैं, लेकिन जो इसे द्वार मानते हैं, वो शांति से गुजरते हैं। अध्याय 7 का मनोवैज्ञानिक सार। अनमैनिफेस्टेड वो स्थिति है जहां मन की पकड़ खत्म हो जाती है। साइलेंस, इनर बॉडी अवेयरनेस और ड्रीमलेस स्लीप, ये सब उस पार जाने के रास्ते हैं। जब हम प्रेजेंस को गहराई से जीने लगते हैं, तो हम फॉर्मलेस ट्रूथ को छूने लगते हैं। क्या आपने कभी किसी गहरी शांति को महसूस किया है, जहां शब्द नहीं थे, बस एक मौन, एक अस्तित्व? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, मैं मौन से जुड़ रहा हूं। और बताइए, क्या आप चैप्टर 8 एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स के लिए तैयार हैं? अध्याय 8 एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स, प्रबुद्ध रिश्ते, जहां प्रेम में अहंकार नहीं होता। दोस्तों, हम सब चाहते हैं सच्चा प्यार, एक ऐसा रिश्ता जो हमें समझे, स्वीकार करे और हमें संपूर्ण महसूस कराए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्तों में इतना दर्द, गुस्सा और टूटा हुआपन क्यों होता है? एकहार्ट टोले कहते हैं, ऑलमोस्ट ऑल रिलेशनशिप्स आर नॉट बेस्ड ऑन बीइंग बट ऑन ईगो। यानी अधिकतर रिश्ते आत्मा से नहीं, बल्कि अहंकार से चलते हैं। जब प्यार बन जाता है दर्द। शुरुआत में हर रिश्ता खूबसूरत लगता है, प्रेम, उत्साह, समझदारी। लेकिन थोड़े समय बाद वही रिश्ता तकरार, अपेक्षाएं और भावनात्मक संघर्ष में बदल जाता है। टोले इसे ईगोइक पैटर्न कहते हैं, जहां हम सामने वाले से कुछ पाने की आशा लगाते हैं। वो मुझे पूरा करेगा, वो मेरे दर्द को भरेगा, वो मुझे बदल देगा। लेकिन जब वो वैसा नहीं करता, तो शुरू होता है पेन बॉडी का खेल। अगर ये बातें आपकी जिंदगी के किसी अनुभव से जुड़ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें और रीडर्स एंड दी मंक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहां रिश्तों को सुधारने नहीं, उन्हें समझने आए हैं। प्रेम बनाम जुड़ाव। एकहार्ट एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, ट्रू लव हैज नो अपोजिट। असली प्रेम में ना तो पोजेसिवनेस होती है, ना डर। वो तब आता है जब दोनों लोग प्रेजेंट होते हैं और दूसरे को ऑनरशिप नहीं, अस्तित्व मानते हैं। अगर आपका रिश्ता इमोशनल नीड पर बना है, तो वो सूनर और लेटर टॉक्सिक बन जाएगा। लेकिन अगर आपका रिश्ता प्रेजेंस पर बना है, तो उसमें स्पेस और फ्रीडम होगी। रिलेशन एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। टोले ये भी कहते हैं, हर रिश्ता आपको अब में रहने का अवसर देता है। जब आपका पार्टनर कुछ कहता है जो आपको ट्रिगर करता है, तो रिएक्ट मत कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। हर दर्द, हर लड़ाई, हर मिसअंडरस्टैंडिंग आपको ये सिखाने आई है कि आपको क्या छोड़ना है, अहंकार, उम्मीद या पुराना डर। रिश्ता एक मिरर है जिसमें आप खुद को देखते हैं। अध्याय 8 का मनोवैज्ञानिक सार। अधिकतर रिश्ते जरूरत से शुरू होते हैं,
और दर्द में बदलते हैं। सच्चा प्रेम नाव में होता है, जहां आप सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते। हर संबंध एक आध्यात्मिक अभ्यास है, अगर आप उसे जागरूकता से देखें। क्या आपने अपने किसी रिश्ते में प्रेजेंस को महसूस किया है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं प्रेम में उपस्थित हूं। और बताइए, क्या आप तैयार हैं चैप्टर 9 बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस की गहराई के लिए? अध्याय 9 बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। खुशी और दुख से परे है शांति का एक द्वार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, हम जीवन भर खुश रहने की दौड़ में क्यों लगे रहते हैं? नई नौकरी, नया फोन, नया रिश्ता, हर चीज से हमें कुछ पल की खुशी मिलती है, लेकिन फिर वो गायब हो जाती है और हम फिर से किसी नए सुख की तलाश में निकल पड़ते हैं। एकहार्ट टोले यहां एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कहते हैं। खुशी एक स्थिति है, लेकिन शांति एक अवस्था है। खुशी और दुख दोनों अस्थायी है। टोले बताते हैं कि खुशी और दुख दोनों ही मन की प्रतिक्रियाएं, मेंटल रिएक्शंस हैं। खुशी तब आती है जब मन कहता है, हाँ, चीजें मेरी उम्मीद के अनुसार है, और दुख तब जब मन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन दोनों ही स्थितियां बाहर की चीजों पर निर्भर करती है, इसलिए दोनों अस्थायी, टेम्पररी होती है। तो क्या हम इन दोनों से ऊपर जा सकते हैं? अगर आप भी इस इमोशनल अप डाउन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो चैनल रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी समझते हैं। पीस एक गहराई से आई उपस्थिति, जब हम नाव में पूरी तरह मौजूद होते हैं, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी शिकायत। तो वहां जो अनुभूति होती है, वही है पीस। एकहार्ट कहते हैं, पीस इज नॉट फाउंड बाय रीअरेंजिंग सर्कमस्टेंसेज, बट बाय रियलाइजिंग योर ट्रू एसेंस बियॉन्ड द माइंड। यानी शांति बाहर की चीजों को बदल कर नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरकर मिलती है। रोल प्लेइंग वर्सेस ट्रू बीइंग। हम सभी किसी ना किसी रोल में जीते हैं, मां, पति, बॉस, दोस्त, और इन रोल्स के साथ एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती है। टोले समझाते हैं, जब आप अपने रोल को आइडेंटिटी बना लेते हैं, तो आप खुद से कट जाते हैं। सच्चा सुख तब आता है जब आप इन रोल्स को निभाते हैं, लेकिन उनसे चिपकते नहीं। एक्सेप्ट इजनेस। टोले कहते हैं, सरेंडर इज इनर एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज। जब आप इस पल को जैसा वो है पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तो आप इजनेस में उतरते हैं, जहां ना खुशी की तलाश है, ना दुख से लड़ाई, बस शांति है, जो बिना कारण के है, बिना आवाज के, लेकिन सब कुछ कहती है। अध्याय 9 का मनोवैज्ञानिक सार। खुशी और दुख दोनों अस्थायी है और मन पर आधारित है। पीस तब मिलती है जब आप नाव को बिना रेजिस्टेंस स्वीकार करते हैं। खुद को रोल से ऊपर उठाकर देखने से एक स्थायी अवेयरनेस पैदा होती है। क्या आपने कभी ऐसी शांति महसूस की है जो किसी बाहरी चीज से नहीं, भीतर से आए हो? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, मैं मन के पार जा रहा हूं। और बताइए, क्या आप तैयार हैं अंतिम अध्याय चैप्टर 10 द मीनिंग ऑफ सरेंडर के लिए? अध्याय 10 द मीनिंग ऑफ सरेंडर। समर्पण का अर्थ। जब आप रुक जाते हैं, तब जीवन शुरू होता है। दोस्तों, हम हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मुश्किलों से लड़ना, हालात बदलना, खुद को साबित करना। लेकिन एकहार्ट टोले हमें एक बिल्कुल विपरीत रास्ता दिखाते हैं। ट्रू सरेंडर इज नॉट वीकनेस, इट इज स्ट्रेंथ, बिकॉज इट ब्रिंग्स इनर स्टिलनेस। यानी सच्चा समर्पण कमजोरी नहीं, वो आंतरिक शक्ति की पहचान है। समर्पण हार नहीं, स्वीकृति है। अक्सर हम समर्पण शब्द को हार मान लेते हैं, जैसे अगर हमने हालात स्वीकार कर लिए तो हम कमजोर हैं। लेकिन टोले कहते हैं, सरेंडर मीन्स एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट मोमेंट अनकंडीशनली एंड विदाउट रेजिस्टेंस। जब आप कहते हैं, मैं इस पल को जैसा है वैसे ही पूरी तरह स्वीकार करता हूं, तो वहां से शुरू होता है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। अगर ये शब्द आपके भीतर कुछ हिला रहे हैं,
तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सोचते नहीं, महसूस करना सीखते हैं। इनर पीस का जन्म। जब आप अंदर से यस कहते हैं तो मन का शोर कम हो जाता है। फिर आप उस व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं लड़ते, बल्कि जीवन की लहर में बहते हैं। और तब आप महसूस करते हैं, मैं अकेला नहीं हूं। मैं उसी जीवन शक्ति का हिस्सा हूं जिसने पूरी सृष्टि बनाई है। एक्टिव सरेंडर वर्सेस पैसिव एक्सेप्टेंस। टोले दो तरह के समर्पण की बात करते हैं। एक, पैसिव एक्सेप्टेंस, जब आप बिना कुछ कहे दुख झेलते हैं। दो, एक्टिव सरेंडर, जब आप इस पल को होशपूर्वक और जागरूकता से स्वीकार करते हैं। एक्टिव सरेंडर का मतलब है आप एक्शन जरूर लें, पर भीतर से शांत और समर्पित रहें। समर्पण जागृति। जब आप सरेंडर करते हैं तो ईगो कमजोर पड़ता है और आपके भीतर एक स्पेस बनती है जिसमें प्रेम, करुणा और गहराई से जुड़ा जीवन पैदा होता है। अध्याय 10 का मनोवैज्ञानिक सार। सरेंडर हार नहीं, जीवन के साथ एक हो जाना है। जो कुछ भी है उसे नो कहने की बजाय यस कहिए। वही अंदर की शक्ति है। एक्टिव सरेंडर से हम अपने उच्चतम स्वरूप से जुड़ते हैं और वही मोक्ष की शुरुआत है। द पावर ऑफ नाउ एक क्रांतिकारी किताब है जो बताती है कि हमारा दुख हमारे दिमाग और समय में उलझे होने से आता है। जब हम पूरी तरह से नाव यानी अभी के पल में उतरते हैं, बिना अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता के, तभी हम शांति, आनंद और आत्मज्ञान का अनुभव करते हैं। एखार्ट टोले हमें प्रेजेंस, कॉन्शियसनेस, इनर बॉडी, साइलेंस और सरेंडर जैसे रास्तों से हमारे सच्चे बीइंग से जोड़ते हैं। ये किताब आपको सोचना नहीं, महसूस करना सिखाती है। अगर आपको ये यात्रा शांति से भर गई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि क्या बदला आपके भीतर, और सब्सक्राइब कीजिए रीडर्स एंड द मंक, जहां हर किताब सिर्फ शब्द नहीं, एक साधना होती है। मिलते हैं अगली जीवन परिवर्तक कहानी में। तब तक के लिए अब में रहिए और खुद से जुड़िए।